नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य अरण्य गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा में हम कलचुरी वंश का अध्ययन कर रहे थे और कलचुरी वंश में रतनपुर में जितने शासकों ने शासन किया उनकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। और उसके पश्चात हम आज बात करते हैं रायपुर के कलचुरी शासन या कलचुरी शासन की रायपुर शाखा। क्या हुआ था, जब रतनपुर में 14वीं शताब्दियों में कलचुरी शासन कर रहे थे, उस समय उनमें आपसी फूट पड़ गई थी और इसी आपसी फूट के कारण एक और विभाजन हुआ और इस विभाजन के फलस्वरूप कलचुरियों की दो शाखाएं निर्मित हो गई। एक रायपुर पे राज करने वाले राजा जो मुख्य शाखा के अंतर्गत आते थे, और माफ करिएगा, रतनपुर पे राज करने वाले राजा जो मुख्य शाखा के अंतर्गत आते थे, और रायपुर पे राज करने वाले राजा वो गौड़ शासक के अंतर्गत आते थे। इस विभाजन से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जिन्हें हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए इन जानकारी को एकत्र करते हैं और अपने ज्ञान को हम बढ़ाते हैं। तो पहली जानकारी जो इनके बारे में मिलती है वो बाबू रेवाराम की पांडुलिपि से प्राप्त होती है। बाबू रेवाराम, ये वही बाबू रेवाराम है जिसके बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। कायस्थ जाति के थे बाबू रेवाराम, तथा ये याद रखना राजकीय इतिहासकार या दरबारी कवि नहीं थे। इन्होंने अलग से अपने ग्रंथ में यह बताया है कि रायपुर शाखा में जगन्नाथ सिंह नाम का, रतनपुर शाखा में जगन्नाथ सिंह नाम का एक राजा हुआ था। इस राजा के दो पुत्र हुए, एक था वीर सिंह देव और दूसरा था देव सिंह देव। वीर सिंह देव बड़ा पुत्र था, अतः यह रतनपुर पर शासन किया, और देव सिंह देव छोटा पुत्र था, इसने रायपुर पर शासन किया। अतः इस प्रकार कलचुरी शाखा दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस विभाजन से संबंधित हमें दो अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। एक अभिलेख रायपुर में मिला है और एक अभिलेख खल्लारी अर्थात महासमुंद में मिला है। इस अभिलेख को जारी करता राजा का नाम ब्रह्मदेव या फिर हरि ब्रह्मदेव लिखा गया है। हरि ब्रह्मदेव और ब्रह्मदेव यह रायपुर शाखा से संबंधित शासक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोग के द्वारा कई दफे यह प्रश्न किया गया है कि ब्रह्मदेव का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है या खल्लारी अभिलेख की रचनाकर्ता कौन थे। तो याद रखिएगा, खल्लारी और ब्रह्मदेव एक दूसरे से संबंधित हैं। इनके अलावा इस खल्लारी अभिलेख में यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रह्मदेव जब शासन कर रहा था तो वह अपनी राजधानी खल्लारी को ही बना के रखा था। यह वही खल्लारी है जो महासमुंद जिले में स्थित है। यह वही खल्लारी है जिसके बारे में हमने महाभारत काल में भी अध्ययन किया था। यह वही खल्लारी है जहां पांडवों को किले में जलाने की षड्यंत्र की गई थी। यह वही खल्लारी है जहां से लाक्षागृह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आओ इस खल्लारी अभिलेख को और जानें। इस खल्लारी अभिलेख में यह बताया गया है कि रायपुर में लक्ष्मी देव नाम का एक शासक था। इस लक्ष्मी देव का पुत्र सिंहण हुआ और सिंहण का पुत्र रामचंद्र, या जिसे लोग बाग प्यार से रायदेव कहते थे, यह हुआ। यह रामचंद्र या रायदेव के द्वारा रायपुर नगर की स्थापना हुई। बिल्कुल याद रखेंगे, कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। रामचंद्र राय या रायदेव ने रायपुर नगर की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आता है कि रायपुर नगर की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है रायपुर नगर की स्थापना रामचंद्र राय ने की।
अगर यह क्वेश्चन आता है रायपुर नगर की स्थापना किसके नाम पर की, तो यह बताना है रायपुर नगर की स्थापना रामचंद्र देव राय ने अपने सुपुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर की। ब्रह्मदेव राय के लास्ट में राय जुड़ता है, जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके ही नाम से उन्होंने रायपुर शहर की स्थापना की, इसे आप याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा इस रामचंद्र देव के बारे में हमें एक और जानकारी फड़ी नागवंशी राजाओं के शिलालेख में प्राप्त किए थे। ठीक, फड़ी नागवंशी राजाओं के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उस समय एक मोनिंग देव नाम के राजा का भी जिक्र होता है। उनकी जो वंशावली प्राप्त हुई है उस वंशावली में मोनिंग देव या कई बुक वाले इसे भौणिक देव लिखते हैं, यह राजा मिलता है। रामचंद्र राय के बारे में खल्लारी अभिलेख में यह बताया गया है कि इसने फड़ी नागवंशी राजा मोनिंग देव को हराया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम पहले भी किए हैं और यहां भी कर रहे हैं। इस रामचंद्र के पश्चात उसका पुत्र ब्रह्मदेव राजा बना और शासन करता था। इस ब्रह्मदेव के पश्चात केशव देव राजा बना और कलचुरियों की रायपुर शाखा में शासन किया। इसके पश्चात बहुत सारे और राजाएं हुए, लेकिन आयोग की दृष्टि से और हमारी दृष्टि से वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः इनकी चर्चाएं मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आपको वंशावली जानना है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट या फिर जो नोट्स है वह प्रोवाइड करा लूंगा, जहां से आप इनकी वंशावली को जान। अब इसके आगे हम कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो आयोग के द्वारा पूछा गया है। मैंने पहले भी बताया है कि जब कभी भी पीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम होता है उस समय कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पहली बार पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है। विभिन्न प्रकार के बुकों के अध्ययन में भी जो जानकारी नहीं प्राप्त होती वह आयोग के द्वारा लिए गए पेपर से प्राप्त होती है। उसी पेपर के सिलसिले में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आयोग के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कलचुरी शासन के रायपुर शाखा का वंश किस राजा से प्रारंभ होता है, और आयोग ने इसका उत्तर केशव देव लिया है। अतः आपका यह परम धर्म है कि इस पर किसी प्रकार का सुतर्क कुतर्क करे बिना इसे स्मरण रखें, याद रखें। इसके अलावा आयोग यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कलचुरी शाखा का प्रथम राजा कौन हुआ, और इसी उत्तर में आयोग ने रामचंद्र राय को आंसर लिया। अतः इन दोनों के अंतर को आपको जानना है। जब आप प्रश्न पत्र बनाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चनों पर सोच विचार किए बिना चुपचाप रट लेना ही बुद्धिमत्ता है। अगर इस पर दिमाग लगाएंगे, जोर डालेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको कुछ प्राप्त तो नहीं होगा, लेकिन विभिन्न प्रकार के संदेहों से आपका मन भर जाएगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास से विश्वास उठ जाएगा। और यदि छत्तीसगढ़ के इतिहास से विश्वास उठा तो आयोग के पेपर से आप बाहर हो जाएंगे और आपका कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनना, तहसीलदार बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा। अतः मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस प्रकार के प्रश्नों को चुपचाप रट लें, स्मृति पटल में बसा लें। इसके अलावा सीएमओ के पेपर में एक यह भी क्वेश्चन पूछा कि रायपुर कलचुरी शाखा के राजाओं का उपाधि क्या था, तो यह भी उत्तर है महाराज कुमार राजा। इसे भी आप रट ले। हो सकता है आयोग अपने अस्त्र में ऐसे बारूदों का प्रयोग फिर से एक बार कर ले और आप जोखिम हो उससे पहले सुरक्षा कवच पहन ले। इसके पश्चात हम फिर आगे की कहानी करते हैं। याद है जब हम रतनपुरों के राजाओं के बारे में पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि भास्कर पन्नी 1741 या कई बुक इसे 1742 ईस्वी भी लिखते हैं, उसने रतनपुर पर आक्रमण किया था। लेकिन
जब भास्कर ने रतनपुर पर आक्रमण किया उस समय वह रायपुर को बख्श देता है, स्कीप कर देता है, छोड़ देता है, ध्यान नहीं देता और आगे बढ़कर तुरंत रतनपुर पर आक्रमण करता है और वहां के कलचुरी शासक को घुटने टेकने के लिए विवश करता है। लेकिन उसके पश्चात इस सेनापति के पश्चात एक और राजा जो नागपुर में हुए, उनका नाम था रघु भोसले द्वितीय। रघु भोसले द्वितीय ने 1750 में रायपुर में आक्रमण कराया। याद रखिएगा, किसने? रघु भोसले द्वितीय ने। इन्होंने रायपुर में आक्रमण कराया और तत्कालीन समय में रायपुर पर जो राजा शासन कर रहा था, रायपुर कलचुरी वंश का जो शासक था वह अमर सिंह था और इसने अमर सिंह को हरा दिया। और जब अमर सिंह हारा तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब रायपुर शाखा के जो कलचुरी राजा थे अब ये टाटा बाय बाय हो गए। अतः आयोग फिर से आपसे प्रश्न करता है कि बताओ भैया, इस कलचुरी शासन की जो रायपुर शाखा थी उसका अंतिम शासक कौन हुआ? तो आपको इसकी जानकारी शायद अब प्राप्त हो गई है कि वह अंतिम शासक अमर सिंह हुआ और इसको हराने वाले रघु भोसले द्वितीय हुए थे। ठीक है। अमर सिंह जब हार जाता है तो उसे आजीविका चलाने के लिए, काम धाम चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए रायपुर, पाटन, राजिम ये तीनों क्षेत्र का अधिकार सौंप दिया जाता है और उससे 60,000 रुपए वार्षिक टकोली वसूली जाती है। अर्थात अमर सिंह इन क्षेत्रों पर शासन करेगा, टैक्स कलेक्शन करेगा और उसका 60,000 मराठों को देगा, बाकी अपने जीवन निर्वहन हेतु व्यय करेगा। इसके पश्चात अमर सिंह की 1753 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात शिवराज सिंह उसका पुत्र हुआ। अब अमर सिंह के पश्चात शिवराज सिंह राजा हुआ ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि अमर सिंह भी अब राजा नहीं रहा, अतः उसका पुत्र भी राजा नहीं रहा। लेकिन अगर आप ग्रंथ अकेडमी पढ़ेंगे, वहां बोला है कि कलचुरी का अंतिम राजा शिवराज सिंह, लेकिन आयोग ने आंसर अमर सिंह लिया है, अतः हमें भी अमर सिंह को ही अंतिम रायपुर शाखा का कलचुरी शासक मानना जरूरी है। जब यह शिवराज सिंह तीर्थ यात्रा पर गया था, उसी समय मराठों भोसलों के द्वारा ये जो तीनों परगने उसके बाप को दिए थे वह जब्त कर लिए गए। शिवराज सिंह इन अपने पापा के अधिकार क्षेत्र वाले तीनों परगनों के द्वारा ही प्राप्त कमाई से अपना जीवन काल चलाता था, परंतु तीर्थ यात्रा में जाना इसके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि तुरंत मराठों ने इसके परगने को जब्त कर लिया। फिर 1758 ईस्वी में जब बिंबा जी आए तो इस बेचारे के ऊपर दया दृष्टि देखते हुए उसे महासमुंद जिले का बड़गांव क्षेत्र सौंप दिए और बोले कि तुम सिर्फ इस बड़गांव क्षेत्र से ही अपना जीवन यापन करो, व्यय के पैसे एकत्रित करो। अब तुम राजा नहीं रहे, अतः तुमको इतना बड़ा क्षेत्र हम नहीं दे सकते, चुपचाप एक छोटा क्षेत्र रखो और इसी में काम चलाओ। अगर काम नहीं चलाना है तो यह भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा। अतः 1822 तक इसके पास बड़गांव क्षेत्र था, लेकिन 1822 ईस्वी में यह बड़गांव क्षेत्र भी उससे छीन लिया गया और बोला गया अब तुम एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जियो। इस शिवराज सिंह के पश्चात रघुनाथ सिंह नाम का एक और कलचुरी, रायपुर की कलचुरी शाखा में व्यक्ति हुए, जिन्हें 1 रुपए वार्षिक कर की दर से 3 गांव सौंप दिया गया और बोला गया अब आप यहीं से आजीविका चलाएं। तो ये थे रायपुर के
कलचुरी शासक की वंशावली, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। कुछ बड़े अचरज वाले प्रश्न भी मिले हैं जिनका जवाब इतिहासकार नहीं दे पाए, लेकिन आयोग ने दिया। अतः ऐसे प्रश्नों को उत्तर भी रटना आपको बड़ा जरूरी है। अब रायपुर शाखा की समाप्ति के पश्चात हम कलचुरियों के प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करते हैं। कलचुरी अपने शासन क्षेत्र को राज्य कहते थे। जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ एक आधुनिक राज्य है, इनका भी शासन क्षेत्र को राज्य कहा। जिस प्रकार राज्य विभिन्न संभागों में बांटा था, इन्होंने प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को विभिन्न राष्ट्रों में बांटा। राज्य के अंदर राष्ट्र सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कायदे से राष्ट्र राज्य से छोटी इकाई है। राजनीति शास्त्र में इस पर चर्चा भी होती है, लेकिन यहां चर्चा करना अर्थात समय को व्यर्थ करना, अतः इससे हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र जो कि वर्तमान के संभाग के बराबर है, यह विभिन्न विषयों में विभक्त था। विषय वर्तमान के जिलों के समतुल्य है। इस विषय के बारे में भी जानकारी हमें रत्नदेव द्वितीय के शिवरी नारायण शिलालेख से प्राप्त होती है। इस शिलालेख में बताया गया है, कुछ विषयों के बारे में उल्लेख किया है। विषय अर्थात सब्जेक्ट नहीं, विषय अर्थात जिलों की तरह प्रशासनिक इकाई। यह विषय तहसीलों में विभाजित थे और इन तहसीलों को देश या जनपद कहा जाता था। इस देश और जनपद के बारे में जानकारी पृथ्वीदेव द्वितीय के अभिलेख से भी प्राप्त होती है। और यह जो तहसील थे वो खंडों में विभाजित थे, लेकिन इन खंडों को मंडल कहा जाता था। अतः प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में यह पूछ लेता है। ठीक है, तो ये थे कलचुरियों के प्रशासनिक व्यवस्था। अब प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इनका मंत्रिमंडल आता था, जिनमें कुछ मंत्री थे जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे प्रमुख मंत्री युवराज था, जिसे महामंत्री या प्रधानमंत्री का दर्जा मिलता था। आप इसे नोट कर लेंगे, मैं यहाँ डिटेल नहीं लिखा हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। तो युवराज प्रधानमंत्री या महामंत्री था। महामात्य वित्त मंत्री था। महासंधि विग्राहक, जैसे ही संधि आता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह विदेश मंत्री रहा होगा। कहीं भी महासंधि विग्राहक नजर आता है तो यह विदेश मंत्री ही होता है। जमाबंदी मंत्री अर्थात यह राजस्व मंत्री था। और एक महापुरोहित या इसे धर्मकायनिक कहा जाता था। महापुरोहित अर्थात यह धर्म विभाग का मंत्री हुआ करता था, और इसे धर्म कायनिक भी कहा जाता था। मंत्रियों के बारे में जब हम जान गए तो अब हम इनके विभिन्न विभागों और उनके प्रमुखों के बारे में चर्चा करते हैं। एक अधिकारी का नाम महाअध्यक्ष प्राप्त होता है। महाअध्यक्ष यह सचिवालय का प्रमुख होता था। जैसे आज के समय में कैबिनेट सेक्रेटरी है या राज्यों में मुख्य सचिव है, उसी प्रकार की भूमिका महाअध्यक्ष निर्वहन करता था। महाप्रमातु यह राजस्व अधिकारी था और पीएससी की नजर इस पर थी। 2-3 बार इससे क्वेश्चन आया है, इस कारण बाकियों से भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसे आपको याद रखना है। तो महाप्रमातु राजस्व अधिकारी था। दंडपाशिक नामई से दंडपाशिक नामई से पता चलता है यह पुलिस अधिकारी था। गमागामिक यह यातायात प्रमुख था। महाकोटपाल यह किला का प्रमुख था। डांडिक यह न्यायाधीश था जो दंड की व्यवस्था करता था। धर्मलेखी यह दान पत्रों विभाग का प्रमुख था, अर्थात ये शिलालेख तामपत्र लिखने के कार्य इस धर्मलेखी की ही थे। महापीलुपाती यह हस्ती सेना या हाथियों की सेना का प्रमुख था। महाअश्वसाधिक यह अश्व सेना का प्रमुख था। दुष्ट
साधक अर्थात जो चोरों को पकड़ता था उसे दुष्ट साधक कहा जाता था। इसके अलावा महाच पटलिक यह राजस्व विभाग का नाम होता था, आप इसे भी याद रखेंगे। इसके अलावा यह कलचुरी शासन की प्रमुख विशेषता यह थी कि वह गढ़ व्यवस्था पर चलता था और इसी गढ़ के कारण ही हम छत्तीसगढ़ नाम रखे हैं। यह गढ़ों का विभाजन कैसा था, आइए हम इन पर चर्चा करते हैं। तो गढ़ 84 गांव में एक गढ़ हुआ करता था और इस गढ़ के मुखिया को दीवान या गढ़पति कहते थे। उसके पश्चात गढ़ के नीचे की इकाई बरहा या तालुका होती थी। बरहा में 12 छुपा हुआ है और 12 गांव के सम्मिलित समूह को बरहा या तालुका कहते थे और इसके मुखिया को दाऊ या तालुकापति कहा जाता था। बरहा के पश्चात इकाई आती है ग्राम, जिसमें एक गांव होता था और इसके मुखिया को गौटिया कहा जाता था। इस गौटिया के बारे में अभी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। गांव के शासन के लिए स्थानीय प्रशासन होता था, गौटियों का कर्तव्य होता था और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अभी कलचुरी शासन में हम और अंदर घुसेंगे और अंदर बात करेंगे। इसके अंदर हमको घुस के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बड़े उल्टे सीधे भी क्वेश्चन आए हैं जिन्हें हमें जानना बड़ा जरूरी है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।